आपने आपने वो बड़ी खतरनाक गेम खेली थी और देखो जी, मुझे गेम खेलनी तो आती है, गेम खेलनी तो मुझे आती है। देखो सच्चाई जो है ये मैंने अपने आप सीखी हुई है, गेम खेलनी आती है। 8,000 का अगर नहीं आता 8,000 की लीड आती है तो संन्यास सदा सदा के लिए ले लूंगा। तो अगर संन्यास लेंगे करेंगे क्या फिर आप? संन्यास करूंगा तो सेवा करूंगा, पोते पोती को अपने ले जाऊंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इनको घूमूंगा। सीनियर सिटीजन तो हम ही हैं। और वैसे भी सर क्या ही पूछ सकते हैं, अब तो ये चुनाव का पहले का समय होता था, अब तो थोड़े धार या कुछ है ना, अब तो ऐसी गप्पे ही मार सकते हैं हम, है ना। फैमिली के बारे में बताइए सर, कहाँ से रिश्ता वगैरह कहाँ हुआ था आपका? और मेरा रिश्ता तो यहाँ पड़ोस में है, गाँव में नीचे। अच्छा, हाँ, पुराने घर मेरे ऊपर गाँव में है, बड़ी धार में, और ये नया घर मैंने यहाँ बनाया हुआ। जो पार्टी कॉलेज वगैरह कहाँ से किया? कॉलेज में मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं सिर्फ एडमिशन ली थी और गया था। उसके बाद मैंने पता नहीं क्यों मन नहीं किया आपका? मन नहीं किया तो दूसरे काम में पड़ गया। मम्मी पापा ने या किसी बुजुर्गों ने बोला नहीं? किसान नहीं, वो तो पढ़ा रहे थे मुझे, मेरे माँ बाप तो मुझे पढ़ा रहे डांट नहीं पड़ी कि भाई कॉलेज जाओ, क्या कर रहे हो? थे। उसमें जो आपको मालूम है और कई अब अगर मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे टिकट दिया, सरप्राइज तो मुझे हुआ। ऐसा हुआ, कांग्रेस से टिकट की उम्मीद भी तो थी आपको, उन्होंने क्यों? अगर कांग्रेस पार्टी में हमें होता तो कोई भी मेरे टिकट को नहीं रोक सकता था। पहले अभी के जवाहर ठाकुर, इन्होंने कभी ये बात कही थी आपसे? उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि पूरनचंद ठाकुर जी जो मेरे छोटे भाई हैं, उनका भी मुझे जिताने के लिए योगदान रहा है। तो चुनाव प्रचार में आई नहीं आपके, नाराज हो गए लगता है कि टिकट कट गया उनको। पार्टी का वफादार सिपाही वही होता है जो पार्टी के लिए काम करे। इसके पहले की अगर मैं बात करूं, आप सर एक समय कौल सिंह ठाकुर के भी बड़े करीबी रहे हैं और उनका तो आप ऐसा बोलते थे बड़ी अच्छी जोड़ी थी आपकी। वो क्या बीच में डिस्प्यूट ऐसे हो गए कि आपको अलग होना पड़ा? ये डिस्प्यूट ऐसे हुआ, एक बार घर से गया, डेढ़ पिताजी से पैसे मांगे, भाई मैंने अपनी एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज कराना है। वहाँ काउंटर पे खड़ा हुआ, काउंटर पे कुछ कहा, भाई इधर थोड़ा लेट लगेगा, क्योंकि मैं शुरू से कुछ गर्म दल का था। मैंने कहा निकलो यहाँ से। घर में पिताजी ने पूछा, ये नाम मैं आ गया करा करके, और क्या कहना था। पिताजी से मेरे को लगता है अब डांट बड़ी खाई होगी आपने बचपन। डांट तो चलो खाते भी थे, मगर मेरा एक ऐसा था शुरू से, स्नोर 1, बदार 2, उत्तरशाल 3, दरंगसिरा 4, रेडधार 5, धुंधा 6 और गुम्बा ठाणा 7 और चौहारगट्टी 8। मैं मात्र थोड़ा डाउन जो हूँ स्नोर में हूँ, थोड़ा बहुत डाउन लाका बदार में। कितने वोट की उम्मीद कर रहे हैं आप टोटल अपने लिए? अब अपने लिए देखो, हमारी टोटल पोलिंग हुई है 70,000 समथिंग हुई है। 64 साल उम्र हो चुकी है और ये मेरा पोता है, ये डीएवी में पढ़ता है, पोती मेरी 9th में पढ़ती है और पोता मेरा 6th में पढ़ता है। मैं खुद तो बोले घर का भी लामनी करने का चेला हूँ। कुछ लग रहा है आपको कि उस तरफ से कुछ भीतरघात का? भीतरघात क्या हुआ, उन्होंने सरेआम काम किया मेरे खिलाफ। मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता, मैं परवाह नहीं मारता हूँ। स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स, 1928 से आपकी सेवा में, एंड स्वर्णलोक, आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। एपिसोड नंबर 3 है ये हमारी एक विशेष इंटरव्यू सीरीज जो हमने इलेक्शंस के बाद चलाई है अभी, जिसका नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इससे थोड़ा लंबा सा हो गया और इसका नाम हमने रख दिया कि चुनावों के बाद और परिणाम से पहले। तो चुनावों के बाद का जो समय होता है रिजल्ट से पहले का, एक तो हिमाचल के हिस्से में ना ऐसा ही सिस्टम आता है हमेशा, एक महीने का 25-25 दिन का हम लोगों को वेट करना पड़ता है, क्योंकि गुजरात के इलेक्शन भी साथ में होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि दो उधर के भी चुनाव हो जाएं, तब फिर एक साथ रिज़ल्ट अनाउंस किए जाएंगे, ताकि एक राज्य के रिज़ल्ट का असर जो है वो दूसरे राज्य के वोटिंग पैटर्न पर ना पड़े। तो चलिए, हमेशा से हम लोग बेचारे इंतज़ार करते आए हिमाचल वासी, है ना सर, बड़ा लंबा इंतज़ार रहता है। पूर्णचंद ठाकुर है मेरे साथ, मैं आपको बता दूं द्रंग से भाजपा के प्रत्याशी हैं और इनका भाग्य भी इस वक्त ईवीएम में कैद हो चुका है। 8 तारीख को नतीजों का इंतज़ार रहेगा हमें भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया सर। और ये समय बड़ा लंबा नहीं होता सर कि पहले से ऐसा रहा है सिस्टम की अभी ऐसा हुआ है? पहले ऐसा नहीं था, ये अभी 2-4 टर्म, 3-4 टर्म से बड़ा मतलब इसमें आप लोगों के लिए भी बड़ा मतलब इनिशियल एक हफ्ता तो चलो टाइम पास हो जाता है, गप्पे गुप्पे मार के कहाँ से कितनी लीड हुई क्या हुआ, उसके बाद बड़ा अब तो आप भी फंक्शन ही अटेंड कर रहे हैं इतनी। ऐसा है क्योंकि जैसे चुनाव संपन्न हुए, हाँ। क्योंकि मैंने शुरू से 22 साल की उम्र थी, मैंने उसमें से जो है चुनाव लड़ने शुरू किए हैं। पंचायत का चुनाव लड़ा पहली बार, सर्वसम्मति से प्रधान बना था। उसके बाद
फिर जब मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़े, हाँ। 3 बार जिला परिषद का मेंबर बना, मैं सदस्य बना, वो भी भिन्न भिन्न वार्डों से। 2 बार जिला परिषद मंडी का उपाध्यक्ष बना, वो भी वोट के माध्यम से बना। कुल मैंने 8 चुनाव जीते हैं। मगर अब मेरी आदत बन चुकी है, मेरी आदत ऐसी बन चुकी है कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। जैसे ही 12 नवंबर को हमारा चुनाव संपन्न हुआ, मैं 13 नवंबर से जो है लोगों के बीच में मैंने जाना शुरू कर दिया। लोगों के बीच में गया और हर पंचायत में जाने की कोशिश की, इलाका वाइज में गया। इसलिए मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं मैंने होना दिया कि इस चुनाव परिणाम के लिए अधिक समय है, क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, सुबह निकलता हूँ, शाम को आ जाता हूँ। चलो आज तो मेरा रिश्तेदारी में मेरे परिवार में फंक्शन है, इसके लिए मैं घर में था और अभी मैं निकल रहा हूँ। तो ये मुझे नहीं, इसके बारे में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कोई भी। अच्छा सर, ये बताइए, ये सरप्राइज था हम लोगों के लिए भी, आपके लिए कितना सरप्राइज? आपके ऑप्शन तो ओपन थे सभी पार्टीज़ के लिए कि मैं किसी भी पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ सकता हूँ, कोई भी पार्टी मुझे टिकट दे सकती है। तो ये बीजेपी के साथ बातचीत क्या पहले से चल रही थी? ऐसा था, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्वों के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ। मगर जब टिकटों का आवंटन हो रहा था, उसमें नीचे दिल्ली में 24 अक्टूबर रोड में भी मेरे कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, जो प्रभारी थे हमारे, उन्होंने मेरे नाम की वहाँ चर्चा की कि पूरनचंद ठाकुर है कोई, उनका जो है दरंग विधानसभा क्षेत्र से वो बैठ के बात करते हैं सर, है ना? हाँ जी। फिर दरंग विधानसभा चुनाव क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो मेरा नाम वहाँ भी चला था। अच्छा। मगर बात ऐसी है कि मुझे कांग्रेस पार्टी से निकाला गया है, मैं कांग्रेस पार्टी से निकला नहीं हूँ। मुझे इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का कर्मठ एक बहादुर सिपाही था, रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी को दरंग में नहीं पूरे मंडी जिला में मैंने अपने खून और पसीने से सिंचा है और रात दिन लोगों के बीच में जा कर के लोगों के लिए काम किए हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे टिकट दिया, सरप्राइज़ तो मुझे हुआ। ऐसा हुआ कि मैं टिकट की दौड़ में नहीं था। मुझे जब टिकट मिला, क्योंकि 17 नवंबर से जो है 25 नवंबर तक जो है नॉमिनेशन फाइल करने का टाइम दिया हुआ था, और टिकट मुझे 19 नवंबर को मिल रहा है। मुझे भी अचानक सरप्राइज़ तो मुझे लगा कि टिकट कैसे मिला। फिर जब मैंने पता किया, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई एजेंसियों से सर्वे कराए थे, सर्वे के हिसाब से मेरा नाम बहुत टॉप पर था और उसी हिसाब से मुझे टिकट मिला है। कांग्रेस से टिकट की उम्मीद भी तो थी आपको, उन्होंने क्यों? अगर कांग्रेस पार्टी में हमें होता तो कोई भी मेरे टिकट को नहीं रोक सकता था, क्योंकि मेरी जो जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में छवि बहुत साफ है और बिना टिकट के 8 चुनाव जीते हैं। और पिछली बार मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसमें भी मैंने 7877 वोट जो लिए थे वो अपने बलबूते पर और अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर लिए थे, और मेरी छवि जो है जनता के अंदर बिल्कुल साफ है। और पीछे मैं दरंग ब्लॉक का अध्यक्ष रहा कांग्रेस पार्टी का 12.5 वर्ष तक, उसमें भी लोगों के साथ में हर वक्त मैंने अपना तालमेल बना करके रखा। और उसके बाद जो है 8.5 वर्ष तक जो है मंडी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, उसमें भी मैं पूरे जिला मंडी में घूमा और लोगों के बीच में जाता रहा। अब उसके बाद जब मैंने 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप चुनाव लड़ा, तो उसके बाद भी मैं पूरे 5 वर्षों तक दरंग चुनाव क्षेत्र की हर पंचायत के हर गांव में जाता रहा। और उसके बाद अब ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री बने 27 दिसंबर 2017 में बने, तो उनसे भी मैंने दरंग चुनाव क्षेत्र के लोगों के बहुत काम कराए हैं। इसी को आधार रखते हुए सर्वे के हिसाब से जब लोगों की राय जानी, तो उसी हिसाब से मुझे टिकट मिला है और आज मैंने चुनाव भी लड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का टिकट मिलना एक किसान का लड़का गरीब परिवार से निकला हुआ
एक मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत गौरव की बात है। और वो टिकट भी इस बार ऐसा मिला जो कि द्रंग चुनाव क्षेत्र का मध्य क्षेत्र पड़ता है। हमारा कटिंडी और द्रंग चुनाव क्षेत्र का मध्य क्षेत्र पड़ता है। 2017 में आपने कौल सिंह ठाकुर का गेम ही खराब कर दिया था, मतलब कभी कही है या कोई इन्होंने जो पिछले हमारे एमएलए अभी के जवाहर ठाकुर, इन्होंने कभी ये बात कही थी आपसे? ऐसा है भाई जवाहर ठाकुर जी ने, क्योंकि मैं देवी देवताओं और ईश्वर के ऊपर बहुत भरोसा रखता हूँ, इनके ऊपर बहुत विश्वास रखता हूँ, इनका आशीर्वाद मुझे पूरा है। वहाँ पहली बार हमारे पड़ासे ऋषि के प्रांगण में जो नावड़ी का मेला होता है, सरनावली का मेला होता है पड़ासे ऋषि के प्रांगण में, उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि पूरनचंद ठाकुर जी जो मेरे छोटे भाई हैं उनका भी मुझे जिताने के लिए योगदान रहा है। उन्होंने खुद कबूल किया था, वो भी पड़ासे ऋषि की जन्मस्थली में जन्मभूमि के प्रांगण में कहा था। हजारों लोग वहाँ थे, उनके सामने कहा था। उसके बाद उन्होंने किसी मंच पर ये बात नहीं कही। तो अभी तो चुनाव प्रचार में आई नहीं, आपके नाराज हो गए लगता है कि टिकट कट गया उनका। तो कोई ऐसा है, अभी 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में मात्र मेरा ख्याल 272 या 73 सीटें आई थी। उसके बाद अब 2019 में चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, तो सीटिंग 100 एमपी के टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने काटे। भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट सर्वे के आधार पर देती है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट का सौदा नहीं होता है, पैसे के आधार पर नहीं लिए जाते हैं। उन्होंने मापदंड को मद्देनजर रखते हुए मुझे टिकट दिया। उनको टिकट कटने का मलाल तो ज़रूर हुआ, मगर पार्टी की मैं एक बात कहूँ, पार्टी का वफादार सिपाही वही होता है जो पार्टी के लिए काम करे। और इस पार्टी ने इनको इतने बड़े ओहदा दिया, एक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाया, हिमाचल विधायक बना करके पहुंचाया। पार्टी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, मगर उनकी तो वैसे एक मैंने देखा आदत बनी हुई है। इनकी पांचवी पार्टी है मेरे भाई जवाहर ठाकुर की पांचवी पार्टी है। हिबिका से उन्होंने चुनाव लड़ा, पहले शुरू में कांग्रेस के थे, उसके बाद हिबिका से उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद हिबिका के बाद लोजपा बनी थी उसमें गए, उसके बाद एक पार्टी और बनी थी उसमें गए, और ये तो बाद में आई पांचों पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी में आए मिल करके। ये दल बदल की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये दल बदल की राजनीति जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए है, ये आम जनता के हित के लिए नहीं है, आम जनता के हित के लिए फिट नहीं होती है। पूर्णचंद जी, कुछ लग रहा है आपको कि उस तरफ से कुछ भीतरघात क्या हुआ? उन्होंने सरेआम काम किया मेरे खिलाफ, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं परवाह नहीं मानता हूँ किस चीज़ की। इधर आपके अब कहाँ पे सनोर घाटी में हुई थी एक जनसभा, वहाँ पे मंच से मेरे ख्याल से योगी जी की जनसभा थी वो, उसमें उसमें बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बड़ा कुछ गुबार निकाला स्टेज के ऊपर। देखो ऐसा है, ये उनकी अपनी सोच है। एक मोदी साहब मोदी साहब ने अपने क्या कहते हैं, योगी जी जो भारतवर्ष की राजनीति की दशा और दिशा को तय करती है जो स्टेट, उस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। एक बहुत बड़ी स्टेट है। इनके सामने जो उन्होंने 2-3 बातें कही वो उनके लिए शोभा नहीं देती थी। एक समझदार इंसान के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर पूरनचंद जी को अपना मत दें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप मतदान करें, नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में मतदान करें, ठाकुर जयराम जी के पक्ष में मतदान करें। इन्होंने एक कोई भी इस बात का जो है वहाँ पर जिक्र नहीं किया। मगर ये जो इन्होंने बोला ये तो उन्होंने मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी को अटैक किया। लोगों को बीच में बुला करके बड़े बड़े लीडर जो काबिल लीडर हैं हमारे भारतवर्ष में, उनको समय नहीं मिलता है। द्रंग चुनाव क्षेत्र के लिए समय मिला, उन्होंने तो उनका आदर मान और सम्मान करना चाहिए था। उन्होंने वहाँ भी निरादर किया। भैया आपको आने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी अगर टिकट ना चेंज किया होता। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर आज मैं मजबूर हुआ बोलने के लिए, अगर टिकट उन्हीं को ही मिलता 15 और 20 हज़ार में हारने की तैयारी भी रखते हो। लोगों के बीच में है। जवाहर ठाकुर से बड़ा नाराज़गी लग रही है आपकी। ऑब्वियस सी बात है कि उनको आपको तो होगा कि आपके साथ चलते वो पार्टी ने उन्हें भी टिकट दिया था, विधायक रहे हैं भाजपा के, तो चलिए ये तो होता ही है। इसके पहले की अगर मैं बात करूं, आप सर एक समय कौल सिंह ठाकुर के भी बड़े करीबी रहे हैं और
उनका तो आप ऐसा बोलते थे बड़ी अच्छी जोड़ी थी आपकी, वो क्या बीच में डिस्प्यूट ऐसे हो गए कि आपको अलग होना पड़ा? ये डिस्प्यूट ऐसे हुआ क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री हैं राजा वीरभद्र सिंह जी, कदावर नेता कांग्रेस पार्टी के थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने खून और पसीने से सिंचा हुआ है। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब उन्होंने मुझे शिमला बुलाया, मुझे जो है चेयरमैन बना रहे थे HPMC का, उन्होंने मुझे चेयरमैन बनने से रोका। ये आज यहाँ नहीं करने, क्योंकि झूठ की राजनीति मैंने नहीं की है। अगर ये बात करनी है कहीं तो किसी प्लेटफार्म पर आकर के करे और कहीं मंदिर में बैठ करके करे। मैं तो वहाँ भी कहने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। अगर उन्होंने वहाँ ना रोका होता तो ये आज ये हालात न बनते। उसके बाद जब मैं बड़ी भार वार्ड से मैंने जो जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जो दूसरी वार्ड थी मेरी जो ये वार्ड थी, जो मेरी परंपरागत जो सीट थी, वहाँ तो ये महिला के लिए रिजर्व हो गई, ठीक है, मैं रिजर्व होनी थी रोस्टर के हिसाब से। जब मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा तो मेरे खिलाफ वहाँ पूरी द्रंग कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने, जो द्रंग के लोग थे उन्होंने मेरे खिलाफ काम किया। और उस दिन ही मगर उनके खिलाफ काम करने के बावजूद मुझे वहाँ बड़ी धार वार्ड की जनता ने मुझे जिता करके भेजा। उसका बाद उसी दिन ही मैंने ठान लिया कि मैंने अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी को मैं अप्लाई करूँगा, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगूंगा। अगर टिकट देंगे तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ूंगा, अगर नहीं टिकट दिया जाएगा तो मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जो है द्रंग से चुनाव लड़ूंगा। और ये मेरे लिए बनता भी था, सीनियर मोस्ट था। और 7 के बाद लास्ट चुनाव की बात करें, 12 को लास्ट चुनाव, 7 को लास्ट चुनाव, 17 को 7 चुनाव, ऐसे नहीं करना चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। जब कार्यकर्ताओं के साथ धोखा जिस पार्टी ने किया, जिस नेता ने किया, उस पार्टी का जो है हालात नाश हुआ, उस पार्टी का जो नाश ही हुआ। अब तो CM रेस में भी हैं कौल सिंह ठाकुर जी, और दिल्ली के भी काफ़ी सुनने में आ रहा है कि चक्कर लगाए जा रहे हैं। और कल को बाई चांस, ये मान के चलिए 8 तारीख को क्या होता है तो हमें भी नहीं पता अभी, अगर सरकार बन जाती है कांग्रेस की और कौल सिंह ठाकुर CM बन जाते हैं तो आपको तो खुशी होगी इस चीज़ की? देखो जी, एक ही बात है, मैं दिल से बोलना चाहता हूँ। ठाकुर जयराम जी मंडी के मुख्यमंत्री बने, 27 दिसंबर 2017 को बने। हमें उस दिन मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि जिसका मुझे ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि आज से पहले पिछले 72 वर्षों में पहली बार मंडी को मुख्यमंत्री मिले। और पहले हमारे लोग कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि मंडी का कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा हम उसको मजबूत करेंगे, उनके साथ चलेंगे। ये जो है शिमले का उदाहरण है। शिमला में जब मुख्यमंत्री की बात आती थी, ये नहीं देखते थे भारतीय जनता पार्टी, ना देखते थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पक्ष में मत देते थे और मुख्यमंत्री के साथ स्टान के साथ खड़े होते थे। अगर एक बात जो आपने पूछा मुझसे, अगर दिल्ली के चक्कर लगाने से ही मुख्यमंत्री बनते या नारे लगाने से मुख्यमंत्री बनते, नारे लगाने से विधायक बनते, तो हमने 4 आदमी को खड़ा करना था हर पंचायत में, नारे लगाने थे और मुख्यमंत्री बन जाना था, और ये क्या बोलते हैं, विधायक बन जाना था। नारे लगाने और चक्कर काटने से ना विधायक बनते हैं ना मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब जिस पार्टी की 35 सीटें आएगी तब मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, EVM में जो है लोगों ने जो है अपना मत जो दे दिया है। EVM बंद है, स्ट्रॉन्ग रूम में पड़ी है, और 8 तारीख को रिजल्ट जो आएंगे आप लोगों के सामने आएंगे। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि मैं जो है इस चुनाव को जीत रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर जीत रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीत रहा हूँ, और मैं इस चुनाव को जीतूंगा। चलिए थोड़ा सा अपने सर बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप जैसे पढ़ाई वगैरह आपने कहाँ की, यहीं कटिंडी में ही हुई आपकी? मैं कटिंडी में पढ़ा, फिर मैंने कटौला से मैट्रिक की। उसके बाद में अपने कटौला, उस वक्त तो ये रोड भी बड़े मतलब बड़े रोड नहीं थे, उसमें तो रोडों की बड़ी दुर्दशा थी। 1970-71 की बात है। ये तो पूरे हिमाचल प्रदेश में रोड की बहुत दुर्दशा थी। इसके बाद जो फिर अब आई है, जब आस्ते आस्ते क्रांति आई है, विकास के काम भी होने लगे हैं। पहले लोगों को मालूम ही नहीं था, राजनीतिक नहीं जानते थे, पहले तो बहुत बुरा हाल था हमारा यहाँ। मगर आज सड़कें बनी हुई है। आज जो पार्टी, कॉलेज वगैरह कहाँ से किया आपने? कॉलेज में मैं नहीं पढ़ा हूँ। मैं सिर्फ एडमिशन ली थी और गया था। उसके बाद मैंने पता नहीं क्यों मन नहीं किया आपका? मन नहीं किया, फिर दूसरे काम में पड़ गया। मम्मी पापा ने या किसी बुजुर्गों ने बोला नहीं, वो तो पढ़ा रहे थे मुझे, मेरे माँ बाप तो मुझे पढ़ा रहे। डांट नहीं पड़ी कि भाई कॉलेज जाओ, क्या कर रहे हो? उसमें तो आपको मालूम है, और कई
अब अगर अगर माँ बाप क्या करेंगे, अगर उनका बच्चा जो पढ़ेगा नहीं, उसकी इच्छा नहीं हो, तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकते हैं। फिर राजनीति में कैसे चले गए? राजनीति में ऐसा आया, मैं शुरू से पंचायत का जो है मुझे प्रधान बनाया गया। वो प्रधान मुझे सर्वसम्मति से बनाया गया। पहली बार किस सन की बात है? मतलब वो 1981 की। आप कितने साल के थे उस वक्त? उसमें तो मेरे ख्याल 22-23 साल का था। इतने यंग थे आप उस वक्त? 24 साल का। अरे बाप रे। उसमें मैं जो है पंचायत का सर्वसम्मति से मुझे प्रधान बनाया गया, बिना वोटिंग के? मुन्ना वोटिंग के बनाया गया। मैं क्योंकि मैं लोगों के साथ पहले से ही लोगों के बीच में रहता, तो लोगों के साथ रहता था, मगर मैं लोगों की सेवा करता रहता था ऐसे भी, मगर लोगों की सेवा करने का शौक था। ये नई बात पता चली है, बिना वोटिंग के पहली बार प्रधान बन गए थे? फर्स्ट टाइम। उसके बाद कितनी बार रहे प्रधान? मैं 3 बार कंटिन्यू प्रधान रहा इसी पंचायत का। उसके बाद 3 बार लगातार जिला परिषद का मेंबर रहा, वो भी भिन्न भिन्न वार्डों से, और 2 बार जिला परिषद मंडी का जिला उपाध्यक्ष भी रहा मैं जिला परिषद का। वो भी इलेक्ट होकर के, मैंने 8 चुनाव जो इलेक्ट होकर के वोट के माध्यम से जीते हैं। और जैसा मैं पहले कहा कि द्रंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का मैं 12.5 वर्ष तक स्थानों से लेकर हाँ प्रेसिडेंट रहा। 8.5 वर्ष तक जो है मैं जिला मंडी का पूरा प्रेसिडेंट रहा। मैंने जिला और ब्लॉक में जो है कांग्रेस पार्टी को खून पसीने से सिंचा, और 9 महीने तक मैं स्टेट का उपाध्यक्ष भी रहा कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद मुझे निकाला गया। फिर आपने देखा कि बड़े नेताजी हैं, उनकी बेटी भी राजनीति में आना चाहती हैं और वो आ भी गई, तो वो भी आपको एक झटका लगा होगा? नहीं, इसमें तो परवाह नहीं मारता हूँ किस चीज़ की। अभी नहीं, उस वक्त की बात। उसमें भी कोई ऐसी कोई मेरे नहीं था, क्योंकि ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीट थी। अब इसमें तो किसी को इसके बारे में बुरा मानने की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमारी हेल्प की, मैंने उनकी हेल्प की। तो वहाँ पे तख्ता पलट भी तो कर दिया था, वो इसकी अध्यक्षा थी जिला पंचायत की। आपने वो बड़ी खतरनाक गेम खेली थी। और जी मुझे गेम खेलनी तो आती है, गेम खेलनी तो मुझे आती है। देखो सच्चाई जो है ये मैंने अपने आप सीखी हुई है। गेम खेलनी आती है, हमें मैनेज करना भी आता है, हम चुनावों को मैनेज करना आता है। अभी आपने देखा, मुझे मात्र 15 दिन का टाइम जो है कन्वेंसिंग के लिए मिला, प्रचार के लिए मिला, कन्वेंसिंग के लिए 15 दिन का टाइम मिला। 15 दिन के अंदर 3 तो मैंने मीटिंगें कराई, बड़ी बड़ी मीटिंगें कराई। योगी साहब आए हुए थे, सुरेश कश्यप जी आए हुए थे। एक नॉमिनेशन मेरा पहला हुआ, 19 तारीख को मुझे क्या बोलते हैं टिकट मिल रहा है, और 20 को मेरा 20 का दिन था। एक दिन में मैंने पूरा मैनेज किया, और 21 तारीख को इतना बड़ा नॉमिनेशन हुआ। इतना बड़ा नॉमिनेशन आपने भी देखा द्रंग चुनाव क्षेत्र में किसी का आज तक नहीं हुआ। थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए सर, कहाँ से रिश्ता वगैरह कहाँ हुआ था आपका? और मेरा रिश्ता तो यहाँ पड़ोस में है, गाँव में नीचे। अच्छा। हाँ, पुराने घर मेरे ऊपर गाँव में है, बड़ी धार में, और ये नया घर मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो पालकी वालकी में गए होंगे आप? ये उसमें पालकी में जाते थे, और एक घर मैंने यहाँ बनाया, उस तरफ बनाया हुआ है, और जमीन हमारी वहाँ भी है। रिश्ता किसने करवाया? घर वालों से ही हुआ था कि आपकी पसंद थी? हमारे घर वालों के बिना नहीं होता था। हमारे जो बुजुर्ग कहते थे, बुजुर्ग ही रिश्ता बनाते थे। पसंद थी कि ऐसे ही? पसंद थे, पसंद। हाउस वाइफ है मेरी घरवाली, और मेरा फैमिली, मेरा बेटा जो है पुलिस में नौकरी करता है, मंडी है, उसकी 21 साल सर्विस हो गई, और धूमल साहब के सरकार के इसमें लगा हुआ है। और मेरी बहू जो है लेक्चरर है कटौड़ा में, उनकी भी काफ़ी सर्विस हो गई। और एक मतलब इतने आपके बच्चे इतने बड़े हैं, मेरे को दिखने में आप बड़े यंग लगते हैं। मतलब नहीं, मेरी भी 64 साल उम्र हो चुकी है। और ये मेरा पोता है, ये DAV में पढ़ता है, पोती मेरी 9th में पढ़ती है, और पोता मेरा 6th में पढ़ता है। मैं खुद तो मतलब घर का भी मणिकर्ण का चेला हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ रात दिन। पोते वाले और आपके पोते इतने बड़े, मेरे को इस चीज़ की इतनी वो नहीं थी उम्मीद। मेरे को लगा था बच्चे होंगे आपके, वो अभी नौकरी में लगे ही होंगे, 5-6 साल ही नौकरी हुई होगी। बट सर्विस हो गई उनकी, मेरे बहू की मेरे ख्याल 17 साल सर्विस हो गई। और अच्छा, मेरे के फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा हूँ, प्रभु की कृपा से। वैसे तो देखो बड़ी छोटी उम्र में आप लग गए ना, आपको प्रधान बना दिया यहाँ पे। उसमें शादी हो जाती थी 20 साल की, हमारे मैंने 20-21 वर्ष की शादी कर ली थी। छोटी उम्र में शादी हो जाती थी उसमें पहले ना, अब निक करते हैं, पहले छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। और फिर वो सिस्टम ठीक था कि आजकल ठीक है सर? वो सिस्टम वैसे ठीक भी था, क्योंकि हम देखते हैं ना, अगर कोई बेरोजगार हो, अगर कोई सर्विस पे होता है, या कोई अच्छा बिजनेस चला हुआ है, वो तो ठीक है। मगर जब कई बार बड़ी उम्र के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल भी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। आजकल तो ऐसा हो गया ना सर, पढ़ाई इतनी लंबी हो गई है, 25-25 साल तक तो लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। फिर नौकरियां आजकल इतनी कम हो गई है, बेचारे वो तैयारियां करते रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि एक अच्छी सी एक इनकम सोर्स जनरेट हो जाए, तब जाके हम अपना घर बसाएं। नौकरी का भी देखो ना जी, नौकरी की भी वही बात है। नौकरी तो शुरू से ही देखो ना,
जितने विभाग है नौकरी तो मापदंड के हिसाब से ही होगी। पहले हमारी जनसंख्या भी कम थी हैं, और पहले पढ़ा लिखे भी कम थे। अब हर घर में MA है, MPhil है, BA की हुई है, सब पढ़ा लिखा है, सबने ट्रेनिंग की हुई है। तब अब कंपटीशन का ज़माना है, और कंपटीशन में तो आप जानते हैं कि जो आज क्रीम होगा, आज क्लास 3 और 4 की जो है पर्सनल इंटरव्यू ख़त्म हो चुकी है जी। जो क्रीम होगा उसको नौकरी मिलेगी। हमें तो जो है हमारे जो बच्चे उसमें भी लगे हुए मेरिट के आधार पर लगे हुए हैं। मेरा एक प्रश्न अधूरा रह गया था। मैंने आपसे कहा था कि बड़ी छोटी उम्र में आप प्रधान बन गए थे, 23-24 साल की उम्र में। तो उस वक्त कभी ये नहीं आया दिमाग में कि आपने भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, सरकारी नौकरी करनी है? इस तरह मैं भागा नहीं, कभी एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम नहीं कराया, जमा दर्ज नहीं कराया। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम? मैं था नहीं, क्योंकि भाग्य में नहीं था। एक बार घर से गया, डेढ़ पिताजी से पैसे मांगे, भाई मैंने अपने एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज कराना है। वहाँ काउंटर पे खड़ा हुआ, काउंटर पे कुछ कहा, भाई इधर थोड़ा लेट लगेगा, क्योंकि मैं शुरू से कुछ गर्म दल का था। मैंने कहा निकलो यहाँ से। घर में पिताजी ने पूछा, भैया नाम, मैं आ गया करा करके, और क्या कहना था। पिताजी से मेरे को लगता है अब डांट बड़ी खाई होगी आपने बचपन। डांट तो चलो खाते भी थे, मगर मेरा एक ऐसा था शुरू से, मैं कभी भी अपने माँ बाप को निराश नहीं होने देता था। मैं अपने काम में जो है बिल्कुल माहिर था, तलस्त करता था। जो माँ बाप के आदेश होते थे तो उनको मानता भी था। ये बताइए, इस बार थोड़ा कहाँ से ज़्यादा वोट खींच रहे हैं आप? सनोर घाटी से कि इस वाली देखो जी, साइड से? इस बार हमारे मेरी चुनाव क्षेत्र जो है 71 पंचायतें हैं, और 71 पंचायतों में कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ से मुझे वोट नहीं मिल रहे हैं। मगर एक जो मैं सच कहूँ, एक शोषा डाला हुआ है, ये हमारे विरोधी लोग, कांग्रेस पार्टी के मेरे भाइयों ने जो शोषा डाला हुआ है कि हम स्नोर से 8000 की लीड ले रहे हैं। 8000 की लीड अगर, और ये 4000 की लीड भी स्नोर से ले जाएंगे, पूरनचंद ठाकुर जो है राजनीति से सदा के लिए संन्यास ले लूँगा। मैं जो करता हूँ मैं करके बताता हूँ, और मैं थोड़ा स्नोर में थोड़ा डाउन हूँ। हमारे 8 इलाके हैं, स्नोर 1, बदार 2, उत्तरशाल 3, धरंगसिरा 4, रेड़धार 5, धुंधा 6, और गुम्बा ठाणा 7, और चौहारगट्टी 8। मैं मात्र थोड़ा डाउन जो हूँ स्नोर में हूँ, थोड़ा बहुत डाउन इलाका बदार में हूँ। बाकी 6 इलाके में तो मैं तो अब हूँ, आगे जा रहा हूँ, अभी निकलेगी। अभी 8 तारीख का इंतजार करिए आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कैमरे पे कि अगर वहाँ से इतनी लीड आ जाती है उनको, तो आप राजनीति से त्याग? 8000 का उन्होंने कहा, 8000 का अगर नहीं आता, 8000 की लीड आती है तो संन्यास सदा के लिए ले लूंगा। तो अगर संन्यास लेंगे करेंगे क्या फिर आप? संन्यास करूंगा तो सेवा करूंगा, पोते पोती को अपने ले जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इनको घूमूंगा। सीनियर सिटीजन तो हम ही हैं। सिटीजन करेंगे, मंडी में घूमेंगे, बाजार का चक्कर लगाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, गपशप मारेंगे। कितने वोट की उम्मीद कर रहे हैं आप टोटल अपने लिए? अब अपने लिए देखो, हमारी टोटल पोलिंग हुई है 70,000 समथिंग हुई है जी, और 4,000 कुछ हमारे दूसरे वोट हैं, एम्प्लॉइज और जो हमारे बैलेट पेपर जो हैं। और ये टोटल मैं तो कहता हूँ 75,000 हो जाएगी, तो मैं कम से कम जो है 39-40,000 वोट में ले रहा हूँ। डंक की चोट पर ले रहा हूँ, वो भी कम से कम आंकड़े निकाल करके, कम से कम। ऐसी बातें सुन के तो होने वाले जो CM पद की रेस में है कौल सिंह ठाकुर जी, तो घबरा जाएंगे। ये सब इतने बड़े आंकड़े पेश कर दिया आपने। पता नहीं, देखो ये तो अब EVM के अंदर जो है लोगों ने अपना जो हमारे उम्मीदवार जितने हम 3 हैं उनका भाग्य जो है बंद कर दिया है, और जिस दिन खुलेगी उस दिन पता लगेगा। पर वैसे मैं जीत के प्रति बहुत आश्वस्त हूँ। सर, आपने अभी कर्मचारियों की बात करी ना, तो बैलेट की बात कर रहे थे आप अभी की, तो कर्मचारी तो OPS के ऊपर बोल रहे हैं, कांग्रेस भी ये पूरा जोर लगाए कि OPS के ऊपर कर्मचारी खुल के वोट डाल रहे हैं। ऐसा है, क्योंकि मैंने 1500 भी दे रहे हैं वो लोग महिलाओं को। मैंने झूठ की राजनीति नहीं की है। ये जो OPS की जो बात कर रहे हैं, 2003 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। राजा वीरभद्र सिंह जी जो बहुत क्रीम मास लीडर थे हमारे, वो मुख्यमंत्री थे, उनके समय में 2003 में बंद हुई है। भले ही केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी, मगर मैं कांग्रेस जनों से एक बात ये स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि जब 2004 से लेकर के 2014 तक केंद्र में जो है भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 2003 से लेकर के 2008 तक और 12 से लेकर के 17 तक जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के विधायक और मंत्रीगणों ने विधानसभा के अंदर OPS के बारे में कितनी बार क्वेश्चन किए हैं,
और ओपीसी के बारे में उन्होंने पहले ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए। मगर मैं एक आवाज़, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ, कर्मचारी भाइयों को दिलाना चाहता हूँ। मैंने अपने 15-15, 20-20 मीटिंगें मैंने की इलेक्शन के दौरान। वहाँ भी मैंने कहा ये द्रंग की जनता मुझे विधानसभा में चुनाव जिता करके भेजेंगे, सबसे पहले विधानसभा के अंदर ओपीएस का मुद्दा मैं उठाऊँगा, ओपीएस का मुद्दा उठाऊँगा और ओपीएस का मुद्दा उठाऊँगा और सरकारी कर्मचारियों को जो है पेंशन मिलनी चाहिए, हम इस हक में हैं। मगर कांग्रेस पार्टी ने जो ये कि हथियार बनाया हुआ है, अब आपने देखना इनके विधायक भी जीत करके आएंगे, हम उनसे पूछेंगे विधानसभा के अंदर भाई आप बोलिए, अब आप बोलिए, क्योंकि केंद्र के बिना तो है कोई भी सरकार जो है ओपीएस को नहीं लागू कर सकती है। राजस्थान में उन्होंने बात की थी, ओपीएस लागू हुई नहीं हुई। राजस्थान में उन्होंने 1500 रुपये हर महिलाओं को हर महीने देने की बात कही थी। 26-27 हज़ार महिला है हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में, उस हिसाब से जो है 4.5 अरब रुपया महीने का जो है बनता है, ये कहाँ से लाएंगे? इनके पास तो बोले जो हम मलयाली में बोलते हैं जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, ये कहाँ से लाएंगे पैसा? ये गुमराह कर रहे हैं। मगर कर्मचारियों के हितों की रक्षा जो है मुझे अगर पहुंचाएंगे विधानसभा में, मुझे तो लगा कि पहुंचाया है, मैं इनके मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाऊंगा और पूरी पैरवी जो है इनकी करूंगा। और महिलाओं की जो उन्होंने बात की 1500 रुपये, ये कहाँ सोए रहे? 55 वर्ष तक ये केंद्र में रहे। राजस्थान में उन्होंने बात की थी, वहाँ लाल पैसा किसी को 1500, किसी महिला बहन को नहीं मिला। ये कहाँ से देंगे? अब आज जब इनको पता है कि हमारी हिमाचल प्रदेश से छुट्टी होने वाली है, अब ये महिलाओं को 1500 रुपये भराने का उन्होंने भी 1500 रुपये हर महीने उनके खाते में आएंगे। और वो भी गारंटी दी हुई है, 10 गारंटियाँ दी है वो 10 दिन के अंदर, वो पहली ही कैबिनेट में बोलते हैं 10 गारंटियाँ पास कर दी जाए कि 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी। एक पहली उन्होंने कहा पहली मीटिंग में, जो मैं कि बड़ी हैरानी की बात, एक ऐसी बातें और ऐसे झूठ बोल करके वोट नहीं मिलते हैं। लॉजिक के साथ कहें, जो कर सके वो कहें। जिनके पास घर में कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, वो अगर वो अरबों रुपए की बात कर दे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? ये तो सरासर झूठ है, सरासर गलत है और सरासर गुमराह करने वाला बात है। इन मुद्दों को हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे और इनको पूरा करने की उनकी तरफ से हम कोशिश करेंगे। चलिए जी, पूर्णचंद ठाकुर जी थे ये, और कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी हैं द्रंग से, और पूरी जीत के लिए आश्वस्त है। कुछ गप्पे मारी हमने, पर्सनल लाइफ के सवाल भी किए कुछ, और अच्छा इंटरेक्शन रहा आज। और अब इनको किसी मैरिज फंक्शन में जाना चाहिए, शादियों का दौर भी चला हुआ है, धाम खाएंगे अब, मंडियाली धाम। तो कैसी लगी आपको इंटरव्यू ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक या फॉलो करना ना भूलें, और इस इंटरव्यू को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे पिछले के जो 2 इंटरव्यू अभी तक हुए इस सीरीज़ के, अनिल शर्मा जी का और चंपा ठाकुर जी का, वो दोनों को बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, भयंकर व्यूज़ और कमेंट्स आ रहे हैं। ये एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ इंटरव्यूइंग होता है, इसमें कुछ चटपटे सवाल होते हैं, कुछ राजनीतिक सवाल। और वैसे भी सर क्या ही पूछ सकते हैं, अब तो ये चुनाव का पहले का समय होता था, अब तो थोड़े धार या कुछ है ना, अब तो ऐसी गप्पे ही मार सकते हैं हम, है ना। तो चल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से 8 तारीख के लिए, और फिर देखते हैं सर क्या होता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स, 1928 से आपकी सेवा में, एंड स्वर्णलोक आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers.